देखिए, अभी तक हमने भारत के भौतिक स्वरूप में क्या पढ़ लिया है कि भारत का उत्तरी जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, ठीक, इसके बारे में हमने पढ़ लिया और उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ लिया ना, ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके मैदान के बारे में पढ़ा है। ठीक, भारत को कितने, अब देखिए 6 भौतिक स्वरूप में बांटा गया है भारत को, है ना। कौन कौन से, इसी मैप में देख लीजिए, ये तो 6 भौतिक स्वरूप हैं भारत के। एक तो हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, इधर मरुस्थली वाला क्षेत्र, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक, और तटवर्ती क्षेत्र और द्वीप। ठीक, तो ये 6 भौतिक स्वरूप हैं भारत के। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, हिमालय के बारे में और उत्तरी मैदान के बारे में। ठीक, एक मोटा मोटा बात है, बस रिवाइज करा देता हूँ ऐसे आपको, कि जो हमारा भारत का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ना, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक, उसको एक तो क्षैतिज रूप से और लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, महान हिमालय, है ना, महान हिमालय। ठीक, और उसके दक्षिण में कौन सा है, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। इसी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय। ठीक, और इसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक, ये हिमालय का सबसे बाहरी विस्तार है। ठीक, इसके बारे में विधिवत बातें हो चुकी हैं पहले भी। एक तरीका और था कि नदी घाटियों के आधार पर, नदियों के आधार पर भारत का भी पर्वतीय भाग का विभाजन किया गया है। ठीक है ना, कैसे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र हो गया उत्तरी भारत का, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि एक सिंधु नदी है, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब या कश्मीर हिमालय था, है ना, सिंधु है और सतलज के बीच में। ठीक, उसके बाद काली है, काली नदी, काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय है। उसके बाद तिस्ता है, तिस्ता नदी, है ना, तिस्ता नदी काली नदी के बीच नेपाल हिमालय है। ठीक, नेपाल हिमालय, और ब्रह्मपुत्र है, इधर ब्रह्मपुत्र है जिसे पूर्वी हिमालय या असम हिमालय इसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बातें हो चुकी थी, ये सब बातें पहले बता चुका हूँ। और इसी के इन पहाड़ियों के दक्षिण में मैदान है। ठीक, कौन सा, उत्तर का मैदान, जो कहाँ से है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का ये मैदानी क्षेत्र। ठीक, सबसे ज़्यादा उपजाऊ यही है। तो यहाँ तक बातें हो चुकी थी, ठीक है ना, ये सब बातें पढ़ चुके थे। उत्तर का मैदान के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, जो उत्तर का मैदान है इसके बारे में पढ़ लिया था। ठीक, और हम पढ़ने जा रहे थे, ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ से देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक, अब देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार पहले है कहाँ, पहले ये देख लीजिए। ठीक, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे अब ये भारत का मैप है ना, ये तो इस भारत के मैप में आप ये देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है ये, ठीक, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो कटा फटा एरिया मैं अभी बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखें इसका एक अलग से कलर, डिफरेंस कलर दिखाई दे रहा है ना, ये देख रहे हैं, ये ऐसे। तो ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है ना भारत का, ये पूरा एरिया प्रायद्वीपीय पठार है। कुछ इसका एरिया यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अब ये है कि ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग है। और याद रखिएगा ये बहुत पुराना है, पृथ्वी का वह स्थलखंड जो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। तो ये जो भारत का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय भाग कह रहे हैं, ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कि पहले दक्षिणी गोलार्ध में था और धीरे धीरे बहते हुए ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया है। ठीक है ना, ये पूरा प्रायद्वीप है। ठीक, प्रायद्वीप क्या होता है भैया, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। ठीक, और उसकी भूमि जो है वो बहुत प्राचीन है। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए,
क्या कह रहा है प्रायद्वीप के बारे में। आपने देख लिया प्रायद्वीप कहाँ है। तो प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है ना। पठार क्या होता है कि मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो प्रायद्वीप पठार कैसा है भैया, याद रखिएगा, मेज की आकृति वाला है। ठीक, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। ठीक, अभी हमने बता ही दिया था, कल भी बताया था, आपको याद होना चाहिए कि जब पहले शुरुआत में क्या हुआ था कि बहुत पहले पूरी पृथ्वी जो है ना, पूरी पृथ्वी पर सिर्फ दो ही स्थल खंड थे। ठीक, एक था आपका अंगारा लैंड था, है ना, और दूसरा था गोंडवाना लैंड। क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक, और बीच में क्या था ना, बीच में ऐसे टेथिस सागर था। अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में क्या था, टेथिस सागर था। ठीक, यहाँ पर टेथिस सागर था। ठीक ना। तो क्या हुआ कि अंगारा लैंड की नदियाँ बह करके अपना अवसाद टेथिस सागर में डालती रहीं। ठीक, और इधर गोंडवाना लैंड जो था, इसके नदियाँ टेथिस सागर में अपना अवसाद डालती रहीं। धीरे धीरे के करके हुआ क्या कि पूरा का पूरा टेथिस सागर जो है ना, ये भरता गया। ठीक है ना। और इसी के क्या हुआ कि आपस में टकराने से यहाँ पर इस टेथिस सागर में फोल्ड पड़ गया, और यही फोल्ड क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक है ना। और देख लीजिए कि ये जो गोंडवाना लैंड था ना, ये भी टूटा। तो इसके टूटने से ही क्या बना है, दक्षिण अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका बना है, अफ्रीका बना है ना, मेडागास्कर और प्रायद्वीप भारत। ठीक, याद रखिए प्रायद्वीप भारत। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था पहले, ये क्या था ना कि साउथ हेमिस्फीयर में था प्रायद्वीपी भारत, लेकिन धीरे धीरे जब फ्लो करते हुए बहते हुए ये कहाँ चला गया, उत्तरी हेमिस्फीयर में चला गया। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में चला गया। तो ये याद रखिएगा, अंगारा लैंड जब टूटा था तो इससे भी बने थे उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप और एशिया। ठीक, ये सब किससे बने थे, अंगारा लैंड से। ठीक, और गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीप भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब बने थे। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है ना, ये देखिए, वही बात यहाँ पर की जा रही है कि यह जो प्रायद्वीप पठार है ना, ये गोंडवाना भूमि के टूटने से फिर अपवाह मतलब बहने के कारण बना है। ठीक, और यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का मतलब बहुत पुराने भूभाग का हिस्सा है। कौन, प्रायद्वीप पठार, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए इसी पठारी भाग में क्या है, चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक, इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला कौन सा भाग है, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा है दक्कन का पठार। फिर से समझ लीजिए कि जो प्रायद्वीप पठार है, प्रायद्वीप पठार के दो हिस्से हैं इसके। ठीक, एक है मध्य उच्च भूमि, ठीक, और दूसरा है दक्कन का पठार। ठीक, तो मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार दोनों हैं। तो पहले एक बार प्रायद्वीप पठार पे चलते हैं और इन दोनों को पहले देखते हैं कि ये है कहाँ। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गए हम। अब देखिए ये जो हमने बताया था आपको ना कि इस तरीके से कटा फटा एरिया ये दिख रहा है आपको प्रायद्वीप पठार का, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से ये वाला हिस्सा है अरावली, बिंद, मालवा का पठार, ये सब हिस्सा जो है ना, ये सब पूरा हिस्सा क्या है, उत्तरी है। इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं। और यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये क्या है, दक्कन का पठार है। तो पूरे प्रायद्वीप को दो भागों में बांट रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं कौन कौन सा। एक ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जिसमें अरावली, छोटा नागपुर का पठार वगैरह ये सब आ रहा है, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका हो गया मध्य उच्च भूमि। ठीक, मध्य उच्च भूमि। और ये वाला देखिए दक्कन का पठार लिखा भी है यहाँ, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका दक्कन का पठार। ठीक है ना।
तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है क्या, कि जो दक्कन का पठार है, ये कि जो प्रायद्वीप पठार है ना, ये मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार दो भागों में विभक्त है। ठीक, देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतम भागों में फैला है, उसी को कहते हैं उच्च भूमि। ठीक, मोटी मोटी बात क्या है समझ लीजिए, ऐसे समझिए, मैप्स के साथ समझेंगे। ठीक, जैसे अब कह रहा है ना, ये नर्मदा नदी है, ऐसे बहते हुए जा रही है, ये नर्मदा नदी है, तो वही कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत, मालवा का पठार और ये अरावली इधर बॉर्डर बनाता है। तो इस तरीके से जो आपका पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या होगा, आपका मध्य उच्च भूमि है। ठीक है ना, यही बात कहा रहा है कि नर्मदा नदी है, यहाँ देख लीजिए ठीक से कि ये देखिए इधर नर्मदा नदी बह रही है ना, ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बह रही है, याद रखिएगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है ना, और उसी के बाद देखिए यहाँ पर ये तापी नदी है, कहाँ, सतपुड़ा और महादेव के बीच, महादेव पहाड़ियों के बीच से ये ऐसे बह रही है, तो ये क्या हो गया आपका तापी नदी। माही नदी देख ही रहे हैं कि भाई ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो एरिया है, ये पूरा क्या है, मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीप पठार का, और इसके नीचे ये दक्कन का पठार आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा था, क्या कह रहा था, मोटी मोटी बात हमने बता दिया आपको। क्या बता दिया भैया, कि मध्य उच्च भूमि जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है, देखिए वो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का भाग है। ठीक, मालवा के पठार के अधिकतम क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला अभी हमने देखा था मैप में, एक बार फिर से जाकर के ऊपर देख लीजिएगा, विंध्य श्रृंखला, ठीक, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से ये घिरी है। ठीक, कहाँ कहाँ से, मध्य उच्च भूमि जो है वो विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। ठीक है ना, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गया भैया, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ठीक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक, तो अगर देखना हो तो एक बार फिर से देख लीजिए इस मैप को। ठीक, कैसे देख रहे हैं ना, क्या है कि जो ये मध्य उच्च भूमि है, इसका बॉर्डर कौन कौन बना रहा है ना, ये देखिए यहाँ से विंध्य है, ये सतपुड़ा पर्वत है। ठीक, नर्मदा नदी के उत्तर में ये विंध्य पर्वत है, और ये अरावली का इधर उत्तर पश्चिम में बॉर्डर बना रहा है। तो यहाँ से और आगे जाकर के ये राजस्थान में विलीन हो जाता है ना, पतला होते होते। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया क्या हो जा रहा है, मध्य उच्च भूमि। और भी देख लीजिए, यहीं से ये देखिए चंबल नदी निकल रही है ना, चंबल नदी जा कर के गंगा में मिल जा रही है, चंबल है। ठीक है, सिंध है, केन है, बेतवा है। ठीक, ये सोन नदी है, सोन नदी तो उधर नहीं है, तो ये इस सब की यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सब नदियाँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये पूरा हो गया प्रायद्वीप पठार का मध्य उच्च भूमि। ठीक, और इसके नीचे दक्षिणी उच्च भूमि होता है। देखिए, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूरब में संकीर्ण है। ठीक है ना, मध्य उच्च भूमि अभी हमने देखा ना कि अरावली इधर ज़्यादा थी, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे छोटा नागपुर का पठार वगैरह इधर मिल रहा था, तो इस तरीके से दृश्य बन रहा था। ठीक, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मध्य उच्च भूमि है ना, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है और पूरब में संकीर्ण होती जा रही है। ठीक है, इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से जो सटा एरिया है वो है आपका बघेलखंड, नहीं वो है एरिया आपका बुंदेलखंड। ये एमपी और यूपी से सटा जो एरिया है वो होता है आपका बुंदेलखंड, और बघेलखंड कहाँ है, यूपी और बिहार का जो एरिया है, बिहार से बॉर्डर बन रहा है उधर होता है बघेलखंड। ठीक है ना, तो यही बात कहा जा रहा है कि जो ये मध्य उच्च भूमि है ना प्रायद्वीपीय पठार का,
मध्य उच्च भूमि पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाया गया। ठीक है, आगे जाएंगे बुंदेलखंड बघेल के और आगे तो छोटा नागपुर का पठार दिखेगा ना। अभी हमने मैप में दिखाया है ये सब, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए कि आगे है क्या कि दक्कन का पठार। ठीक, मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्कन का पठार दिखेंगे ना। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक, अभी हमने दिखाया इसके बारे में ना, एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए। दक्कन का पठार है तो देख लीजिए। देखिए मध्य उच्च भूमि के बारे में हमने पढ़ा कि ये पश्चिम में क्या है कि चौड़ा है और जैसे जैसे ये पूरब जा रहा है तो ये इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बुंदेलखंड, बघेलखंड का एरिया है। ये देखिए छोटा नागपुर का पठार है। तो ये हो गया आपका मध्य उच्च भूमि। ठीक है ना। अब देखिए दक्कन का पठार कह रहा है कि त्रिभुजाकार है। कैसे त्रिभुजाकार है? ऐसे देख लीजिए कि ये जो दक्कन का पठार है ये तापी नदी के दक्षिण में आप देखेंगे तो इस तरीके से कटा फटा है और लेकिन त्रिभुजाकार में ऐसे फैला हुआ है। ठीक, तो मुख्य रूप से देखेंगे त्रिभुजाकार ही है इसका। तो जैसे जैसे दक्षिण में जाएगा ना ये और संकरा होता जा रहा है और पतला होता जा रहा है, वही बात कही जा रही है यहाँ पे। ठीक, तो अभी हमने देख लिया है मैप। अब आगे कह रहा है देखिए उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। देखा ही है मैप में, एक बार फिर से जा करके देख लीजिए। सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है ना। सतपुड़ा है, महादेव, कैमूर पहाड़ियाँ, ठीक, मैकाल पहाड़ी, ये सब क्या है यहाँ सतपुड़ा शुरू के पूर्वी विस्तार है इसका। ठीक है ना, वही बात है, याद रखिएगा। तो क्या हो गया कि सतपुड़ा की श्रृंखला है जबकि इसके पूरब में ये सब पहाड़ियाँ हैं। आगे देखिए दक्षिण का पठार पश्चिम में, दक्षिण का पठार ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ठीक, मतलब इधर ऊंचा है और ऐसे कम ढाल वाला है, वही कह रहा है। ठीक, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। कहाँ? मेघालय में देखा जाएगा, जिसको क्या कहेंगे कार्बी एलोंग का पठार। मेघालय में जो ये पठार दिखेगा दक्कन का पठार, उसे क्या कहेंगे कार्बी एलोंग का पठार। याद रखिएगा कहाँ है? मेघालय में। ठीक, और आगे देखिए और देखिए क्या कहेंगे, मेघालय कार्बी एलोंग का पठार उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ? नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ये सब दिखेगा। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है ना, जिसे मालदा गैप कहते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसे देख ही लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ तक तो ये फैला हुआ है ना ये पूरा पठार, लेकिन इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसी को कार्बी एलोंग का पठार कह रहे हैं ना, याद रखिएगा। और ये जिस गैप द्वारा अलग हो रहा है, मतलब एक गैप मिल जा रहा है ना, ये मालदा गैप जो है ना, ये मालदा गैप के कारण यहाँ पर इसी से ये प्रायद्वीप पठार का जो दक्कन पठार है वो अलग हो जा रहा है। किससे? नॉर्थ ईस्ट में जो प्रायद्वीप पठार का कुछ हिस्सा पहुँच गया है उससे। ठीक, लेकिन ये है उसी का ही हिस्सा। किसका? दक्कन प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए कि यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हुआ है। अभी हमने बताया, उसी को मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी। गारो है, खासी है, जयंतिया है। ठीक, ये देखिए ये पहाड़ी है यहाँ पर मेघालय में, गारो है, खासी है, जयंतिया एकदम क्रम से लगी हैं ये मेघालय की पहाड़ी में। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता दी, इसी खासी जयंती के खासी जो पहाड़ी इसी के दक्षिण में क्या है? चेरापूंजी का पठार है ना, चेरापूंजी, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा हो रही थी। अब इसी के पश्चिम में थोड़ा सा मासिन राम हो गया, अब ये चीज़ थोड़ा पश्चिम में शिफ्ट हो गया। ठीक, तो मासिन राम में अब बरसात होती है, लेकिन यही चेरापूंजी के हिस्से के ही रूप में कार्बी एलोंग का पठार। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तीनों पहाड़ियों के नाम याद रखिए, क्रम याद रखिए, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी के बारे में हमने बता ही दिया है, पिछले वाले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि कौन सा है यहाँ पर। ठीक, ये पटकाई बूम की पहाड़ी है। ठीक है ना,
यहाँ पर मीजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक। पीछे अब सभी पहाड़ियों के नॉर्थ ईस्ट के बता दिया, वो जा करके देख सकते हैं। यहाँ एक गारो, खासी, जयंतिया, ये याद रखिए, ठीक। आगे देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है, ठीक। जैसे अब ये त्रिकोणा हो जाता है तो इधर पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है। जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं ना, इसी को कहते हैं नीलगिरी, ठीक। नीलगिरी याद रखिएगा, ठीक। पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है, ठीक। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, वे सतत हैं तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। सतत है का मतलब क्या है? जो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है ना, ये दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर है ना। एक बार इसे ठीक से देख लीजिए। देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट, है ना। देख रहे हैं, पश्चिमी घाट बहुत लंबा है, सतत है, मतलब ज़्यादा कटा फटा नहीं है। सिर्फ यहाँ देखिए कटा फटा है। पाल घाट, भोर घाट दर्रे हैं। मतलब पश्चिमी घाट को पार करके आप जब तटीय मैदान में जाओगे, ये मालाबार तट जो दिख रहा है, मतलब इस पठार को पार करके जब तटीय मैदान में जाओगे, एक सेकंड रुक के दिखाते, ऐसे समझ लीजिए। ये दिख रहे हैं ना कि अब ये पूरा पहाड़ी है, ये पूरा पहाड़ी है, ठीक है ना। और इस पहाड़ी को क्रॉस करके ये मैदानी एरिया है, ये तटीय मैदान है, याद रखिएगा, ठीक। पहले पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट के जब और पश्चिम में जाएंगे तो तटीय मैदान है और इसके बाद समुद्र शुरू होता है। तो अब प्रायद्वीप को क्रॉस करने के लिए पश्चिम में आपको दर्रों से गुजरना पड़ेगा। जैसे ये गैप है ना, ये दर्रों से गुजरना पड़ेगा। ये नीलगिरी पहाड़ी है, तो अब बिना दर्रों से गुजरे ना आप तटीय मैदान में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट जो है ना, ये सतत है, ये ज़्यादा कटा फटा नहीं है, ठीक। यही बात यहाँ पर दिखाई जा रही है कि देख रहे हैं कि जो ये पश्चिमी पठारे ज़्यादा कटा फटा नहीं है और तटीय मैदान में जाने के लिए, जो तटीय मैदान में जाने के लिए इन्हीं दर्रों के रास्ते से ही आप जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर देख लीजिए पश्चिमी घाट, ठीक से देख लीजिए, यहीं पे पश्चिमी घाट क्या है ना, कटा फटा बहुत ज़्यादा है। और क्यों है कि यहाँ पर देखिए कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है। इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर तटीय मैदान में मिट्टियाँ इकट्ठा कर दी हैं ऐसे, ठीक है ना। ये सब मिट्टियाँ इकट्ठा कर दी हैं। यही कारण है कि इस पूरे बेल्ट में याद रखिएगा कि यहाँ पर मैदान चौड़ा है, ठीक। कटा फटा एरिया है, लेकिन इधर इतना मैदान चौड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इधर बंदरगाह वगैरह ज़्यादा डेवलप हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि जो ये एरिया है पश्चिमी घाट का, ये मैदान है ना, इसे उत्तर में कोंकण कहते हैं और केरल के आसपास क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं ना। और यही पूरब में देखेंगे तो ये तमिलनाडु के आसपास क्या है, ये कोरोमंडल तट है। और ये क्या है, देखिए उत्तरी सरकारी इसको कह रहे हैं ना, उत्तरी सरकारी। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी सरकारी, ये महेंद्रगिरी पर्वत है, याद रखिएगा कि प्रायद्वीप की सबसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है, महेंद्रगिरी, ये याद रखिएगा। ये महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और इसी में देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं वो होता है नीलगिरी, ठीक। और देखिए ये अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक। कितना है? 2695, ये 2695 मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी, याद रखिएगा। और ये अनाईमुड़ी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण में ये फिर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, इलायची पहाड़ जिसे कह रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। तो अभी हमने क्या कहा कि ये इन पश्चिमी घाट जो है ना एकदम समांतर है, इसे आप दर्रों से ही पास करते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं देखिए, भौतिक मानचित्र में आप इसे देख सकते हैं कि थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, है ना, पाल घाट दर्रा, ये सब दर्रे हैं जो जिससे पश्चिमी घाट को आप क्रॉस कर सकते हैं। आगे देखिए कि जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है, ठीक। वही बात कह रहे हैं, पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितना है? 900 से 1600 मीटर ऊंचा है पश्चिमी घाट, ठीक।
पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से है? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी घाटी तक। अभी दिखाया है, एक बार चित्र जा करके फिर से देख लीजिएगा, नीलगिरी तक है। आगे देखिए, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। अभी हमने बताया कि जो पूर्वी घाट है ना वो कटा फटा है, पूर्वी घाट का विस्तार इसीलिए कह रहे हैं कि सतत नहीं है, ये अनियमित है। ठीक, अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं ना इसको बहुत ज़्यादा काट दी हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उसको बहुत ज़्यादा काट दी हैं, कटा फटा हो गया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक, जो ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव के कारण ऊपर उठती है। पहले देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जो ये पश्चिमी घाट है ना, ऐसे यहाँ समझिए कि जो ये ऐसे पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से हवाएं ऐसे जब जाती हैं तो यहाँ पर्वतों से टकराती हैं और टकरा के वापस आके फिर यहाँ इन मैदानी क्षेत्रों में बरसात कराती हैं। ठीक है ना, किन मैदानी क्षेत्र में? इन मैदानी क्षेत्र में। और यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है पर्वत, ऐसे पश्चिमी घाट है। तो ये हवाएं जब जाती हैं और इस पहाड़ों से टकरा के ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के ठंडी हो जाती हैं, है ना, ठंडी होकर के क्या होती हैं, ऐसे बरसात करा देती हैं। तो यहाँ पर जो एरिया है पश्चिमी घाट के तटीय मैदान पर बरसात कराती है। ठीक है, तो यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो है ना पर्वतीय वर्षा होती है, याद रखिएगा। कौन सी बरसात होती है? पर्वतीय बरसात होती है। ठीक, अब आगे देखिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है ना, एक सेकंड रुकिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो यही बात यहाँ पर कराई जा रही थी कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। कौन सी वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। यह क्यों बरसात हो रही है? हवाओं के टकराने से हो रही है। अब देखिए, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों के। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ भाई, एकदम अच्छे से समझ लीजिए ताकि बाद में फिर कोई ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, जैसे अब ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, ठीक, तो पश्चिमी घाट में पहली बात तो ये कि इधर ज़्यादा ऊंचा है और इधर कम ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है, तो इधर ऊंचाई ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ जब आप दक्षिण जाएंगे ना तो ये भाग ज़्यादा ऊंचा मिलेगा। ठीक, और ये भाग ज़्यादा ऊंचा मिलेगा, ये भाग कम ऊंचा मिलेगा। ठीक, यानी कि जो ये पहाड़ है ऐसे ऊंचाई है इसकी। ठीक, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। दक्षिण में ज़्यादा ऊंचा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि जो पूरा दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार ऐसे था ना, ऐसे पूरा बना है दक्कन का पठार। ठीक, तो दक्कन के पठार में ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, है ना। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में ये समझ लीजिए कि ये कम ऊंचा है, कम ऊंचा है ना। इधर ऊंचाई ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इस पठार में इधर ऊंचा ज़्यादा है। ठीक, इधर उठा हुआ है, ऐसे ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर कम ऊंचा है। मतलब इसकी अपेक्षा केवल अगर इसी पठार की बात करें, इसी पहाड़ की बात करें पश्चिमी, एक सेकंड रुकिए, जैसे कि ये केवल पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में क्या है कि इधर कम ऊंचा है, इधर ज़्यादा ऊंचा। अभी हमने बताया ना कि जो अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी जो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, ठीक, ये अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जबकि ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो यहाँ पर जो ऊंचाई है ना सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ऊंचाई कम है। यही बात कहा जा रहा है कि ये इधर ऊंचा है, इधर कम ऊंचा है। ठीक है ना, यही बात कहा जा रहा है यहाँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें सब समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक, तो यही बात हुई थी अभी तक कि भैया क्या कि पश्चिमी घाट जो है वो इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक, इस भाग के शिखर कौन कौन से? देखिए, अनाईमुड़ी,
2695 मीटर, दोदा बेटा 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, अभी पीछे दिखाया था महेंद्रगिरी, ठीक। ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जवादी की पहाड़ियाँ, याद रखिएगा सेवराय और जवादी की जो पहाड़ियाँ हैं, सेवराय और जवादी की जो पहाड़ी हैं वो कहाँ है भैया? पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिए, ठीक। तो ये बात हो गई यहाँ पर। और देख लीजिए आगे ये कि अब देखिए उडक मंगलम, जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है ना, ये नीलगिरी में पड़ता है, याद रखिएगा, उटक उटक मंगली, ठीक। तथा कोडाई कनाल, ये सब क्या है? पहाड़ी नगर है ना, हिल स्टेशन है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह पाई जाती है क्या? कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। और क्यों काली मिट्टी? क्योंकि यहाँ पर कभी ज्वालामुखी उत्पत्ति हुई थी ना, तो जो बेसाल्ट होता है, ज्वालामुखी जो बेसाल्ट, पहली बात तो जानिए जो काली मिट्टी होती है वो बेसाल्ट से बनती है, बेसाल्ट है ना। और बेसाल्ट जो चट्टान होती कैसे बनती है? जो मैग्मा होता है ना, ऐसे ज्वालामुखी से जब मैग्मा ऐसे बाहर निकलता है और यही जा कर के जब धीरे धीरे मैग्मा ठंडा हो जाता है तो यही बेसाल्ट चट्टान में बदल जाता है, ठीक। और यही बेसाल्ट चट्टान का जब अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, तो धीरे धीरे करके वही रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी में बदल जाता है। किसमें? रेगुड़ या काली मिट्टी में, याद रखिएगा, ठीक। तो प्रायद्वीप पठार की क्या विशेषता है? कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? कि एक चादर, ऐसे किसका चादर? बेसाल्टिक चट्टानों का, या ज्वालामुखी से निकला हुआ जो मैग्मा होता है ना, उस मैग्मा का ऐसे पतले में एक चद्दर की तरफ फैल जाना ही ट्रैप कहलाता है, ठीक। तो क्या है कि जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप ये काली मिट्टी से बना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये कैसे हुआ है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ये याद रखिएगा, अभी हमने बताया इसके बारे में, ठीक। इसीलिए इसके जो शैल है ना वो आग्नेय शैल हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ और इसी से बाद में काली मिट्टी बनी, बेसाल्ट चट्टान बना, बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक। आगे देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी हैं, अभी दिखाई हमने अरावली की पहाड़ियों के बारे में, ठीक, एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक। प्रायद्वीप पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पहाड़ी। और ये अवशिष्ट पर्वत है, याद रखिएगा। अब ये क्या हो गया? अवशिष्ट पर्वत है। पहले ये क्या था? बलित पर्वत था, ठीक। और बाद में क्या हो गया? अब ये अवशिष्ट पर्वत है। अभी भी बलित पर्वत है लेकिन अवशिष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, अपरदित हो चुका है। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ है? प्रायद्वीप जो पठार है इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में, ठीक। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अभी हमने बताया कि एकदम खंडित हो चुकी। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ठीक। दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में ये फैली है। कौन सी? अरावली पहाड़ी की बात करें, ठीक। अब देखिए आगे आता है मरुस्थल, ठीक। तो एक बार मरुस्थल ठीक से देख लीजिए। देखिए अब ये अरावली पहाड़ी हो गई। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया क्या है? मरुस्थलीय एरिया है, ठीक। ये इधर कच्छ का रण है ना, इधर कच्छ का रण है, ये पूरा क्या है? मरुस्थल है, ठीक। ये याद रखिएगा, ये पूरा एरिया क्या है? मरुस्थल है। अब कहाँ है? भारत के उत्तर पश्चिम में ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, याद रखिएंगे, ठीक। तो यही बात कहा जा रहा है कि अरावली के जो अरावली पहाड़ी है, अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक। यह बालू के टिब्बों से ढका है। टिब्बों मतलब ऐसे बालू के बहुत ज़्यादा ऐसे ढो टाइप के बने रहते हैं, टिब्बों से ढका है। और तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान का मतलब समझ लीजिए कि जो पूरा मैदान है ना वो कभी ऊपर ऐसे ऊपर नीचे ढाल वाला, ठीक, इस तरीके से मैदान। अब पूरा बालू है, ये पूरा बालू से बना हुआ है ना, पूरा समतल नहीं है, बालू से बना है, ठीक। समतल नहीं है, कैसा है? तरंगित मैदान है, तरंगित मैदान, ठीक। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष कितना? 150 mm से भी कम बरसात होती है, ठीक। 150 मिलीमीटर से भी कम बरसात होती है इस पूरे, इसीलिए क्या है? ये पूरा शुष्क क्षेत्र है, ठीक। अब क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं, वर्षा ऋतु होगी तो कुछ ऐसे नदियाँ वहाँ पर दिखेंगी, लेकिन फिर क्या होगा? वो बालू में विलीन हो जाएंगी, बालू में चली जाएंगी, ठीक। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और बालू में ही विलीन हो जाती हैं। कौन? नदियाँ। एक नदी है लूनी,
ठीक, इसी क्षेत्र में बहती है और सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। ठीक, याद रखिएगा, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। बरकान देखने को मिलेगा, ऐसे अर्धचंद्राकार ना बालू के ऐसे ढूह टाइप के मिलेंगे आपको। ठीक, इस टाइप के अर्धचंद्राकार ढूह टाइप के मिलेंगे, इन्हीं क्या कहते हैं, बरखान। ठीक, अर्धचंद्राकार बालू का जो टीला है इसे क्या कहते हैं, बरकान कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, तो बरकान जो है ना बहुत अधिक क्षेत्र में यहाँ पर फैले मिलेंगे। ठीक, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। ठीक, जैसलमेर जाएंगे तो ये सब बरकान बहुत देखने को आपको मिलेगा। ठीक, ये देखिए राजस्थान का एरिया है, तरंगित मैदान है, ये यहाँ पर उबड़ खाबड़ एरिया पूरा बालू से ढका हुआ है। महिलाएं देखिए सर पे, पानी की बड़ी समस्या है वहाँ पे। ठीक, अब देखिए तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान के बारे में एक बार चित्र में देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए, अब ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को पार करेंगे, समुद्र की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे एरिया दिख रहा है ना, मैदान दिख रहा है, इसी को कहते हैं क्या, तटीय मैदान। ये तटीय मैदान पश्चिम में बहुत कम है, बहुत पतला है, लेकिन पूरब में देखिए पूर्वी घाट के, और जब पूरब जाएंगे तो यहाँ पर तटीय मैदान चौड़ा है। और ये चौड़ा इसीलिए क्योंकि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा ने यहाँ पर बालू अवसाद इकट्ठा कर रखा है। ठीक है ना, जलोढ़ का निक्षेप कर रखा है, ये डेल्टा बनाते हैं वहाँ पे, तो ये ज़्यादा चौड़ा है इधर का मैदान, इधर का मैदान कम चौड़ा है। ठीक, और देख लीजिए कि ये जो मैदान है ना पूरा ऐसे देखिए। ठीक, अब ये जो पूरा मैदान है यहाँ पर देखिए एक दर्रा यहाँ है। ठीक, ऐसे ही दर्रा एक नीचे दिखा था, इन्हीं दर्रों से ही पार करके इन मैदानी एरिया में जाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस मैदान का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक, पश्चिमी घाट में पश्चिमी तटीय मैदान जो है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है इसको कहते हैं कोंकण। ठीक, और ये दक्षिण में है मालाबार तट। अब पूरब में देख लीजिए ये कोरोमंडल है और ये है उत्तरी सरकार, एक बार ठीक से देख लीजिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं टॉपिक पे। देखिए, अब ये तटीय मैदान है। ठीक, तटीय मैदान में अब देखिए क्या है कि प्रायद्वीप पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों वाले विस्तार हैं। ठीक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक ये विस्तृत हैं। कैसे, अभी समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बीच से नहीं बता रहा है, एक बार फिर से समझ। ये कह रहा है ना जो पश्चिम में पूरब में बंगाल की खाड़ी तक फैले हैं, तो यहाँ से ये कह रहा है कि देख रहे हैं ऐसे पतला पट्टी है और यहाँ से यहाँ तक देखिए बंगाल की खाड़ी में नहीं फैले हुए हैं, ऐसे लेकर के ये यहाँ तक, मतलब कहाँ तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इस संकरी पट्टी में भारत के ऐसे फैले हुए हैं। तो इधर ये पतला है, इधर मोटा है। ठीक, यही बात कहा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कुछ इधर उधर मत समझ लीजिएगा। ठीक, तो देख लिया आपने, वही चीज़ कहा जा रहा है कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। ठीक, ये पश्चिमी तट जो है ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट उसके बाद मैदान है, उसके बाद अरब सागर है। ठीक, आगे देखिए, इस मैदान के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं ये देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं, अभी हमने देखा था, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से गोवा तक। मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़ का मैदान। ठीक, कन्नड़ का मैदान कहाँ से, गोवा से लेकर मंगलौर तक है, कर्नाटक में मंगलौर तक। ठीक, और उसके बाद मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, मंगलौर से कहाँ तक, मालाबार तक क्या है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक, एकदम याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब पूछ लेता है, सीधे सीधे याद रखिएगा। ठीक, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ठीक, कोंकण कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से गोवा तक। ठीक, कन्नड़ कहाँ से, गोवा से मंगलौर तक। ठीक, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक का मालाबार तट, ये कहाँ है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ठीक,
उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं, पहले भी दिखा चुका हूँ, उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक। जबकि दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक। दक्षिणी भाग को क्या कह रहे हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण की हैं, ठीक। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है, चिल्का झील स्थित है, ठीक। याद रखिए चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक। याद रखिएगा, ये यहाँ पे देखिए मिल गया। चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब ये हो गया। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, द्वीप। तो द्वीप भी एक बार मैप में देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए द्वीप में बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार, ठीक, इधर अंडमान निकोबार, और यहाँ देखिए ये है लक्षद्वीप, कहाँ, अरब सागर में। अरब सागर में यहाँ पर है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर है अंडमान निकोबार, ठीक। अंडमान निकोबार ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इन सब के बारे में आगे हम जब बड़ी क्लास चलेंगे ना, जब थोड़ा लेवल हाई करेंगे, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब हम अलग से पढ़ेंगे ना, एडवांस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ना एक एक चीज़ इसके बारे में आपको दिखाएंगे, ठीक, मैप के बारे में। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अभी हमारा जो लेवल है ना वो 9th वाला है, ठीक। तो जैसे जैसे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे थोड़ा और डीप में चलेंगे, ठीक। तो अभी आप अपना केवल बेसिक तैयार करिए, ठीक। बेसिक तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ठीक। जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी थोड़ा डीप में जा कर के सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक। अभी जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है केवल एनसीईआरटी के थ्रू चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें तनाव लेने की बात नहीं है, ठीक। तो द्वीप में देख लेते हैं कि पहले ही द्वीप को दिखा दिया हमने आपको, ठीक। भारत में 2 द्वीपों का समूह स्थित है, कौन कौन सा, एक तो लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये कह रहे भैया केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, ठीक, अभी दिखाया ही हमने। और देखिए द्वीपों का यह समूह छोटा प्रवाल द्वीपों से बना है। इसके पहले वाली पिछली क्लास में ना हमने बता रखा है कि प्रवाल क्या होता है, ठीक। वहाँ जा कर के आप इसे देख सकते हैं कि द्वीपों का समूह प्रवाल द्वीप से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप इन नाम से जाना जाता था, लेकिन कब 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप रख दिया गया, ठीक। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कवरत्ती द्वीप प्रशासनिक मुख्यालय है किसका, लक्षद्वीप का। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। इस द्वीप समूह पर क्या, पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, ठीक। पीटली द्वीप, यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, याद रखिए, कहाँ पर, पीटली द्वीप, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा, ठीक, पक्षी अभ्यारण्य। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है, ठीक, जिसे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, ठीक। यह द्वीप आकार में बड़े संख्या में हैं, ठीक, याद रखिएगा। ये बहुत द्वीप हैं, बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है। उत्तर में अंडमान अभी दिखाया हमने और दक्षिण में निकोबार ये भी दिखाया हमने, ठीक। यह माना जाता है कि यह जो द्वीप समूह है निमज्जित पर्वतीय शिखरों के से बने हैं, ठीक, याद रखिएगा, पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक। इस द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक डाइवर्सिटी है, विविधता है, ठीक। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। विषुवत वृत्त जहाँ रहेगा वहाँ क्या होगा, पता ही है आपको कि जलवायु वहाँ पर विषुवतीय होगी, घने जंगलों से वो ढका होगा, ठीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में कौन सा है, बैरन द्वीप पर है स्थित, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। तो और अब देख लीजिए इनका क्या है कि
यूजेस क्या है ये सब देख लिए कि विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। ठीक, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला था। ठीक, मगध वगैरह सब वहीं डेवलप हुए थे, सिंधु घाटी सभ्यता भी सब वहीं डेवलप हुई थी। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करेंगी। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रवाल है। प्रवाल के बारे में एक आया था, लक्षद्वीप जो है प्रवाल से बना हुआ है। तो प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए कि प्रवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। कौन से, पॉलिप से। ठीक, प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ठीक, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का, इसका प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्सशू आकार वाले रोधिका होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपका क्या समाप्त हुआ, NCERT 9th की जो ज्योग्राफी है उसका दूसरा चैप्टर। ठीक, पहला चैप्टर पढ़ लिया था, ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर के मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।